विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली अहम खबर, अग्निपथ को लेकर मचे बवाल पर आए पीएम के बयान की। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में मचे कोहराम के बीच पीएम मोदी ने बेंगलुरु में कहा है कि कुछ सुधार शुरुआत में खराब लग सकते हैं। दूसरी अहम खबर की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। तीसरी अहम खबर की बात करें तो अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई संगठनों के नेतृत्व में आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर लगाम कसने के लिए जीआरपी और आरपीएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया था। चौथी बड़ी और अहम खबर पर नजर डालें तो आज नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बार फिर ईडी के सामने उनकी पेशी हुई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के गलत रवैये और अग्निपथ स्कीम का मुद्दा उठाया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ पर आए पीएम मोदी के बयान की। अग्निपथ पर पूरे देश में जारी बवाल पर पहली बार पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई फैसले शुरू में खराब लग सकते हैं, लेकिन बाद में देश उन फैसलों का लाभ भी उठाता है। हालांकि पीएम ने अग्निपथ स्कीम का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बयान अग्निपथ स्कीम से ही जोड़ा हुआ देखा जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में स्पेस और डिफेंस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। और अब बात उस स्कीम की जिसके खिलाफ सुलगी विरोध की आग देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। विरोध का सबसे ज्यादा असर रेलवे पर पड़ा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक विरोध की वजह से करीब 500 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, जिसमें 181 मेल एक्सप्रेस और 348 यात्री ट्रेनें हैं, जबकि 4 मेल एक्सप्रेस और 6 पैसेंजर ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। विरोध को देखते हुए रेलवे के आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। साथ ही उपद्रवियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। स्क्रीन पर फिलहाल हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और भारत बंद का किस तरह से असर पड़ा है आप साफ तौर से देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोकी, वहीं कनॉट प्लेस में भी हंगामा हुआ है। भारत बंद की वजह से दिल्ली एनसीआर में भारी जाम लग गया। बिहार के पटना और हाजीपुर में लोग ट्रेन का इंतजार करते रहे। विरोध का केंद्र बनकर उभरे बिहार के करीब 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फिलहाल अग्निपथ के विरोध को देखते हुए कई राज्यों में अतिरिक्त सुरक्षा बहाल की गई है। झारखंड और बिहार में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। जंतर मंतर पर कई संगठनों के विरोध को देखते हुए आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर करीब 1 हफ्ता होने वाला है, मगर न भावी अग्निवीर पीछे हट रहे हैं और ना ही सरकार। मामला सुलझे इसके लिए सरकार थोड़ी बहुत कोशिशें तो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे ही रही है, लेकिन उनका फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। वहीं अब तो इन अग्निवीरों को कॉर्पोरेट की तरफ से 4 साल बाद रोजगार देने का भी भरोसा दिलाया गया है। एक रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी।
वहीं आज भारत बंद के बीच भारतीय रेलवे ने 700 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया। बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है और 350 ट्रेनें भी रद्द हैं। जयपुर में प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशनों का निशाना न बनाए, इसके लिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च निकाला। जबकि दिल्ली में भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत बंद को लेकर कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। झारखंड के रांची में भी कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं और सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे पुलिस सुबह से ही चौकस नजर आई। वहीं बिहार के पटना में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवा सबसे ज्यादा गुस्से में हैं, जिसके कारण उन्होंने राजधानी में सबसे ज्यादा हंगामा काटा। वहीं यहाँ के कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी, जिसके चलते पब्लिक काफी परेशान है। परेशानी तो हम अभी 2 घंटे से यहाँ झेल रहे हैं। अब फिर यहाँ से लौट के जाने में मुझे फिर 400-500 की खर्च लगेगी। तो बहुत सारी परेशानी हो रही है। यहाँ पर अब इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, कोई रोडवेज वाला भी नहीं जा रहा है। तो गाड़ियाँ क्या बता रहे? अभी देखिए कब शुरू होता है। कैंसिल है। फिर तो यहाँ 2 दिन से बैठे हैं, गाड़ियाँ नहीं है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं है? गाड़ी अब क्यों नहीं है से क्या है? कैंसिल है गाड़ी? हाँ कैंसिल है। अग्निपथ योजना के विरोध में कुछ संगठनों का देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। दिल्ली में शिवाजी ब्रिज पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, जबकि केरल के त्रिवेंद्रपुरम में भी प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ राजभवन तक मार्च निकाला। जबकि बिहार की राजधानी पटना में युवाओं का विरोध प्रदर्शन पहले की तरह जारी है। ये अग्निपथ योजना जो सरकार ने लाई है, यह योजना देश के न केवल नौजवानों के खिलाफ में है, यह देश की सुरक्षा और पूरे के पूरे देश के हित और भविष्य के खिलाफ में है। उधर अग्निपथ पर आर पार के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस योजना को जन जन तक पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं से देश भर में अग्निपथ योजना का प्रचार करने को कह दिया है और इसमें सरकार के केंद्रीय मंत्री भी उतर गए हैं। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। क्योंकि 26 साल तक की ही एक नौकरी है ये 4 साल की, तो वो उसके बाद जो दूसरे अन्य डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर रिटायर्ड फौजियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है लेने के लिए सर्विस में। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ स्कीम वापस नहीं लेने की मंशा जाहिर कर इसके फायदे के बारे में समझाया जा रहा है। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है,
21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक बताने की कोशिश की और कहा कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति में फंस जाती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वो ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सेना में 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों की भर्तियों का ऐलान किया है। महिंद्रा ने ट्वीट किया, अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर जारी विरोध से दुखी हूँ। बीते साल जब योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैंने दोहराया भी था कि अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे वो उन्हें तौर से रोजगार के लायक बना देगा। महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के मौके का स्वागत करता है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के लिए बेहतरीन मौका बताया। बहरहाल देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार बैकफुट पर आई है और इस स्कीम में कई बदलाव किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा और ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CRPF की भर्ती में 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए छूट 5 साल होगी। इससे पहले अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। इसके अलावा उन्हें 12वीं तक पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया। इसके लिए NIOS जरूरी बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल्ड बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का फैसला किया है। इसमें अग्निवीरों द्वारा 4 साल की सेवा के दौरान सीखे गए टेक्निकल स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सरकार हर तरह से युवाओं को लुभाने की कोशिश में जुट गई है। देखते हैं कि ये कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। ET नाउ स्वदेश। सेना ने अग्निवीरों को भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार भी अग्निवीरों के लिए कई ऐलान कर चुकी है, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत बंद के आह्वान के बीच कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के बीच मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के अररिया में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इसके अलावा शहर के बीच सुभाष चौक पर टायरों में आग भी लगाई गई। इससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया। फारबिसगंज में सेना अभ्यर्थियों और छात्रों ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन कर सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में कुछ युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि योजना में सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जा रही है और इस फैसले से युवा सहमत नहीं है, लिहाजा सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। अग्निपथ योजना के विरोध में 3 दिन पहले हुई हिंसा के मद्देनजर आज शहर पूरी तरह से अलर्ट है। सभी रेलवे स्टेशनों पर रात से भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का खामियाजा दिल्ली NCR के लोगों को भुगतना पड़ा है। विरोध की वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया। देखिए रिपोर्ट। जाम की ये 3 तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बॉर्डर की हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। दिल्ली से नोएडा, गुरुग्राम आने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, लेकिन इसका खमियाजा दिल्ली NCR के लोगों को भुगतना पड़ा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। क्या दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और क्या दिल्ली नोएडा बॉर्डर
नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन नजारा एक जैसा था। दरअसल सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का पिछले कई दिनों से देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है। इस नई सेना भर्ती योजना के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। इसे लेकर देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो वहीं 350 ट्रेनें भी कैंसिल हुई हैं। रविवार को भी 362 ट्रेनें निरस्त कर दी गई थी। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब दिल्ली एनसीआर भी इस विरोध की जद में है। अग्निपथ पर भारी विरोध के बीच थल सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई महीने में इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और थल सेना में अग्निवीरों की 5 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। इस नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए सभी जरूरी जानकारी दी गई है। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। कैंडिडेट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए। राहुल से सवाल जवाब का सिलसिला अभी थमा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात कर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो ज्ञापन भी सौंपे। बैंकर्स की बैठक आज बेनतीजा रही। अपनी दूसरी व्यस्तता के चलते वित्त मंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सकी। अब बैंकर्स और वित्त मंत्री की एक और बैठक होगी। इस खबर पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक चल रही थी आज सुबह से, वो बैठक पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, क्योंकि कुछ ज़रूरी कारणों से वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये बैठक एक बार फिर से होगी, जिसमें वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। और ये बैठक कब होगी, इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज की बैठक में जो एनपीए रेजोल्यूशन प्लान है, इसके बारे में बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसमें तेज़ी लाएं, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम था उसकी भी समीक्षा की गई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और वैसे में ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसे हालात में बैंकों की जो भूमिका है अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए, वो और ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। ऐसे में वित्त मंत्री की जो बैठक होने जा रही है, जो कि जल्द ही होने की संभावना है, उसमें कई तरह के ज़रूरी निर्देश जो हैं वो सरकारी बैंकों को दिए जा सकते हैं, ताकि जो क्रेडिट फ्लो है वो अर्थव्यवस्था में बढ़े और अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने में मदद मिल सके। ऐसे में जो आगामी बैठक होने जा रही है वो काफ़ी अहम साबित हो सकती है। लगातार 6 दिन की कमजोरी के बाद बाजार में थोड़ी रिकवरी आज हमने देखी है। निफ्टी दिन के स्तरों से 200 अंक संभलकर 15,350 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और सेंसेक्स में 237 अंकों की हमने तेजी भी देखी। एफएमसीजी और एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों से बाजार को आज सपोर्ट मिला है। हालांकि निफ्टी बैंक 58 अंक गिरकर बंद हुआ है। बाजार का पूरा हालचाल हमारी सहयोगी मानसी दवे दे रही हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा सेशन, और इनफैक्ट अच्छा इसलिए क्योंकि 6 दिनों की लगातार गिरावट देखने के बाद भारतीय बाजार में आज रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई दिखी और इस अटेम्प्ट में भारतीय बाजार कामयाब भी नजर आए। निफ्टी सेंसेक्स में हरे निशान के साथ क्लोजिंग हमने देखी और एक फ्लैट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे देखने मिले। आईटीआई लिमिटेड से शुरुआत करेंगे क्योंकि कंपनी ने हाई सिंगल डे गेन 26 मई 2022 के बाद तक के देखें। आज अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक में बढ़िया तेजी पर ट्रेड्स नजर आया। उसके ठीक पीछे कैम्स का स्टॉक भी, कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और इस बातचीत में यही पता चला कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने कंज्यूमर्स को लेकर, कारोबार को लेकर काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। कन्विक्शन काफ़ी था उनकी बातचीत में। फंडामेंटली स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज भी अच्छी तेजी के साथ ये परफॉर्म करता हुआ दिखा और आने वाले दिनों के लिए भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। कमोडिटी प्राइसेस में जो गिरावट, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसका पॉजिटिव
नेगेटिव इम्पैक्ट एफएमसीजी प्ले पर देखने को मिला। HUL, पिडिलाइट, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स इसी के चलते फोकस में रहे और क्रूड में जो एक करेक्शन आता हुआ दिखा है, इसका इम्पैक्ट कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स पर पड़ता दिखा। लेकिन ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL जैसे काउंटर्स में इसमें कंसर्न्स नजर आए क्योंकि क्रूड में गिरावट हमने देखी। ऑफकोर्स रिफाइनिंग मार्जिन्स भी हमने बहुत ही पहले आपको बताया था, जब क्रूड में क्लियरली एक उबाल आता हुआ दिखा था, जब रिफाइनिंग मार्जिन स्टॉक्स में कब नजर आ रहे थे, उसमें से कब निकलना है वो भी हमने आपको सही समय पे दिखाया था। रिफाइनिंग मार्जिन से जुड़े स्टॉक्स में क्रूड करेक्शन का बिल्कुल इंपैक्ट नजर आया। HDFC बैंक, इन्फोसिस, HUL, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने दिन भर बाजार को संभाला और रिलायंस, टाटा स्टील, SBI, ONGC जैसे स्टॉक्स में कमजोरी नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT और फार्मा जैसे सेक्टर्स थे जो कि दिन भर बाजार में काफी एक्शन दिखा रहे थे। ऑल इन ऑल अगर देखेंगे आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी एक्शन भरा, काफ़ी डेवलपमेंटल नजर आया क्योंकि 6 दिन की भारी गिरावट के बाद बाजार में आज रिकवरी दिखी। कंपनियां ग्रामीण इलाकों में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा रही हैं ताकि इन इलाकों में डिमांड को बढ़ाया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रामीण इलाकों में इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या में 24% का इजाफा देखा गया है। लेकिन पूरी खबर क्या है, हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी बता रही हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ग्रामीण भारत में से किस तरह से FMCG कंपनियों की डिमांड या वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब FMCG कंपनियां इस लगातार कोशिश में हैं कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाए जाएं तहसील लेवल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन पर भी सेव किया जा सके और एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो ग्रामीण इलाकों में उनके प्रोडक्ट्स की। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स से हमने बात की उनका कहना है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स से क्योंकि बिलिंग सीधा FMCG कंपनी की ओर से होती है, तो मार्जिन में 1 से 1.5% तक की बचत देखने को मिल जाती है। बिजॉम का डेटा दिखाता है कि मार्च 2022 के अंत तक पिछले साल के मुकाबले डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में रूरल भारत में 24% तक की बढ़त देखने को मिली थी। यानी ग्रामीण भारत में अब 74,900 के आसपास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वहीं उससे पिछले साल भी इसमें 14% तक का उछाल देखने को मिला था। वॉल्यूम्स की बात करें तो HUL ने भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों से हाई सिंगल डिजिट में वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली है। वे भी कह रहे हैं कि वे अपने प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स जो भी उनके पोर्टफोलियो में भी टाटा सॉल्ट जैसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ग्रामीण पोर्टफोलियो है और वो और ग्रामीण अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। उन्होंने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की है ग्रामीण इलाकों के लिए। सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तय वक्त में शिकायत का निपटारा नहीं करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। कैसे होगा ये सब कुछ, हमारे सहयोगी दानिश आनंद आपको डिटेल्स दे रहे हैं। देश में फिलहाल हजारों और लाखों की संख्या में ऐसी कंज्यूमर कंप्लेंट्स हैं जिनकी अभी तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई है। इसी के चलते केंद्र सरकार प्लान बना रही है कि आने वाले समय में पूरे कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्पीड अप करने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन पर फोकस करेगी। मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स के सूत्रों ने स्वदेश को बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स ये डेलिब्रेशन करने वाला है कि कैसे व्हाट्सएप जैसी ऐप या ईमेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को आगे ले जाने के लिए। तो आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने कोई सामान खरीदा है और उसका वो प्रोडक्ट हमको पसंद नहीं आया, अगर वो डिफेक्टेड है, तो उसकी हम कंप्लेंट सीधा व्हाट्सएप पे जाकर कर सकते हैं। फिलहाल का अभी जो प्रोसीजर है वो एक तरह से एक लंबा प्रोसीजर है और इसी के चलते काफी लोग सामने नहीं आते हैं अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स को लेकर। तो तभी सूत्रों ने ईटीएन स्वदेश को बताया है कि सरकार आने वाले दिनों में डिजिटाइजेशन पर एक मेजर फोकस करने वाली है ताकि कंज्यूमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और देश में जो बाकी हाई कोर्ट्स हैं उनका क्या डिजिटल इकोसिस्टम है, कैसे इन कोर्ट्स को उससे फायदा हो रहा है, उसको भी आने वाले समय में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द कम करने के लिए और इनको जल्द से जल्द सुनवाई हो, फास्ट ट्रैक करने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन पर फोकस करेगी और आने वाले कुछ दिनों में व्हाट्सएप जैसी एप्स और ईमेल का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य बिजली बोर्ड और पावर डिस्कॉम्स की सेहत सुधारने के लिए सरकार एक मेगा प्लान पर काम कर रही है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस खबर को लेकर क्या है, सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने राज्यों के ट्रांसमिशन असेट्स के मोनेटाइजेशन के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है, उस पर काम शुरू कर दिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय ने सीए यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को
उस बात के निर्देश दिए हैं कि वो मॉडल तैयार करे जिसके तहत राज्यों के जो ट्रांसमिशन असेट्स हैं उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, और सीए ने इस पर काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए बाय, ऑपरेट, मेंटेन और ट्रांसफर मॉडल को एडॉप्ट किया जा सकता है, जिसके तहत राज्यों के जो ट्रांसमिशन असेट्स है उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। सीए जल्द ही इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो ऊर्जा मंत्रालय को सौंपने वाला है। इससे एक तरफ जहां जो निजी कंपनियां हैं उन्हें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो जो राज्यों के ट्रांसमिशन असेट्स हैं उसकी खरीद कर पाए, साथ ही साथ राज्यों को भी जो नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके तहत अगर वो अपने ट्रांसमिशन असेट्स को मोनेटाइज करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स का फायदा मिलेगा। हालांकि ये जो मॉडल है जो कि सीए तैयार कर रहा है वो राज्यों के लिए वैकल्पिक होगा। जो राज्य इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने ट्रांसमिशन असेट्स के मोनेटाइजेशन के लिए वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं। इससे एक तरफ जहां सरकार ये चाहती है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका ट्रांसमिशन सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़े ताकि जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें मजबूती आए, साथ ही साथ जो एटीएनसी लॉसेस है जिसका टारगेट सरकार ने तय किया है उसको भी पूरा करने में, उस टारगेट को भी हासिल करने में मदद मिल सके। इसी एक तरफ जहां जो निजी कंपनियां हैं, चाहे वो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड है, स्टरलाइट पावर है, उनको काफी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने से इस सेक्टर में नई कैपिटल और नई टेक्नोलॉजी भी आने का रास्ता साफ होगा। वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप पर विचार के लिए आज अहम बैठक की। इस बैठक में इंफ्रा प्रोजेक्ट में कैसे तेजी लाई जाए इस पर चर्चा हुई है और पूरी खबर विस्तार से हमारी सहयोगी मेघना मित्तल दे रही हैं। जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग ली है आज इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप के ऊपर। ये मीटिंग सेकेंड हाफ में हुई है और सारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज थे वो लगभग इस मीटिंग में मौजूद थे। इनफैक्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने आज एक प्रेजेंटेशन दी मीटिंग में जिसका फोकस केपेक्स था। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और चैलेंजेस चल रहे हैं उनके ऊपर ये प्रेजेंटेशन फोकस था। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप को लेकर एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह दिए गए थे। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि ये जो रिव्यू मीटिंग थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कीपेक्स है वो जहाँ तक हो सके फ्रंट लोड हो और फास्ट ट्रैक हो, ताकि जो भी डिलेज़ हैं प्रोजेक्ट ओवररन्स के तहत जो कॉस्ट ओवररन्स हो रहे हैं, डिलेज़ हो रहे हैं, वो दूर किए जा सकें। इसके अलावा ये भी हम जानते हैं कि जो इस साल का जो यूनियन बजट था उसने 7.5 लाख करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर केपेक्स है वो एलोकेट किया है। तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि ये जो केपेक्स है वो फ्रंट लोड हो, इसलिए भी आज ये रिव्यू मीटिंग रखी गई थी कि जो रोड मैप है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का वो क्लियरली आउटलाइंड हो, ताकि जहाँ तक जो भी चैलेंजेस हैं वो रिजॉल्व हो सके, ताकि डिलेज ना हो, कॉस्ट ओवररन्स ना हो, और जहाँ तक हो सके वो इस ग्रोथ मोमेंटम में इकोनॉमी में सहायक हो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जो मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है उसका लाभ इकोनॉमी को मिल सके, फ्रंट लोड हो सके ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये इस पूरी मीटिंग में डिस्कस हुआ है और यही सूत्र जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम पीएलआई स्कीम 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। साथ ही इस पीएलआई स्कीम में मौजूदा इंसेंटिव रेट्स में 1% का इजाफा भी कर दिया गया है और इसमें अब डिज़ाइन से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग को भी शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही 11 और टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को स्कीम में जोड़ा गया है। 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस इंसेंटिव स्कीम में के लिए 21 जून तक अप्लाई किया जा सकेगा। HDFC AMC के प्रशांत जैन का कहना है कि बाजार में करेक्शन के कारण वैल्यूएशन में काफ़ी सुधार आया है और लंबी अवधि में मौजूदा स्तर पर निवेश करके बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। I think interest rates are an important factor, but I think over time, and this we have discussed in the past also, over time, growth dominates, or returns are more determined by underlying growth and less by interest rates. Coming to corporate profitability, I think the impact of rising interest rates might actually turn out to be positive in India, at least for the time being, counterintuitively. And that's because almost a third of the profits of Nifty in India come from banks.
And banks, the way they are positioned today, bulk of the loan book or a large portion of the loan book is floating, and therefore a rising interest rate environment should help NIMs. And we are also seeing credit growth picking up. So I think, but today what has happened because of this long time correction in Indian markets, valuations are looking quite reasonable. The outlook for profit growth is quite decent. Corporate balance sheets, bank balance sheets are extremely healthy. So I think even if you work with reasonable multiples, I think we are at a level where next few years or over the medium to long term, I think returns should broadly track nominal GDP growth rates. और टाटा स्टील के एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्रन का कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी मजबूत है। नरेंद्रन ने हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा से खास बातचीत में कहा कि इकॉनमी में ग्लोबल स्लोडाउन दिख रहा है। रूस यूक्रेन संकट का असर इकॉनमी पर पड़ा है, लेकिन भारत का ग्रोथ आउटलुक बेहद पॉजिटिव है और ये भारतीय कंपनियों की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। मिस्टर नरेंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यू नो, सबके मन में इस समय सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, किसकी बात है, तो स्टील और मेटल प्राइसेस किधर जाएंगे स्लोडाउन में। दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जैसे टाटा स्टील और कुछ अदर, उनकी बैलेंस शीट डेकेड्स में इस समय बेस्ट लेवल पे आ गई है। ज़बरदस्त डीलेवरेजिंग साइकिल चल रहा है और कंपनी बहुत एफिशिएंट होती चली जा रही हैं। तो क्या वो बेहतर स्थिति में है किसी भी तरह के प्राइसिंग स्लोडाउन को फाइट करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए? आप कैसे समझाएंगे इस बात को? थैंक यू। आप जो सवाल पूछा है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए तो ग्लोबली देयर इज अ फीलिंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग डाउन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है उसका भी असर हम लोग देख रहे हैं ऑन प्राइसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। And in India also interest rates have gone up. तो ये सही है कि there is a little bit of concern on the economic outlook. पर दूसरा बात ये है कि countries like India, particularly India, is actually doing quite okay in terms of the outlook for India is positive. Globally, people think India is a strong country to back, क्योंकि domestic market will continue to be strong. So अभी in the last 2 months there have been some disruptions because of the duties on exports of steel. But overall, the India story is still quite strong. Infrastructure पर जो focus है India में, that's very good for steel consumption. And India is a good place to produce steel क्योंकि India में iron ore है. It's a competitive place to produce steel. And जैसे आपने बोला, most of the steel companies have repaired their balance sheets. They are much better equipped to deal with downturn, if any, than in the past. But I think at a fundamental level, the growth outlook for India continues to be strong. IRCTC और एनआरआईज के लिए रामायण एक्सप्रेस ट्रेन लेकर आ रहा है। क्यों खास है ये ट्रेन और इसे लेकर IRCTC की क्या योजना है, इस पर IRCTC की CMD रजनी हसीजा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर ने। इस ट्रेन में फिलहाल किस तरीके का इंटरेस्ट रिस्पांस आपको मिल पा रहा है और उससे कितना उत्साहित हो करके आप आगे की प्लानिंग कर रही हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आप गाड़ी कह सकते हैं हमारी 500 से ऊपर टिकटें बिक चुकी हैं, 600 की कैपेसिटी है और हमारे को और आज की जो कवरेज हुई है उसके बाद हमें और बुकिंग आएगी और हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाली यात्राएं भी काफ़ी अच्छी होंगी और इसी प्रकार की होंगी। मैम, ये रामायण एक्सप्रेस प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ तो शुरुआत हो जाएगा, तो क्या हम ये माने कि IRCTC इन नतीजों से उत्साहित होकर के जो दूसरे धार्मिक सर्किट ट्रेन है उस पर भी निगाह रखेगी? क्या उसके लिए बातचीत? जी, एक और हमारी भारत गौरव ट्रेन है जो डीलक्स सेगमेंट की है, वो भी हमारी अब तैयार हो रही है। उसकी आइटनरी और रेट वगैरह सब बन चुके हैं, जल्दी आपने को वो देखने में मिलेगी। वो प्राइमरीली हम लोग कुछ एक NRI सेगमेंट के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जिनके जो सुदूर देशों में जो हमारे भारतीय लोग बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देके अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक जो है श्री रामायण का एक अलग से पैकेज बन रहा है और बुद्धिस्ट टिकट में पैकेज बन रहा है, तो वो हम जल्दी लॉन्च करेंगे जो आपको देखने को मिलेगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम कुछ और भारत गौरव चलाएंगे। इसके अलावा मैम, भारत गौरव रिलीजियस स्पेशल ट्रेन के अलावा इस वक्त ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कह रहा है कि ट्रैवलिंग चूँकि पिकअप हो रही है, तो IRCTC के लिए कितने पॉजिटिव संकेत नज़र आते हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि ये टिकटिंग में, रेवेन्यूज़ में कितना पॉजिटिव मोमेंटम लाएगा? टूरिज़्म एज सच कंट्री में बहुत ज़बरदस्त जो है एक बाहर की तरह आया है।
तूफान की तरह हैं और हर जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन देख लीजिए, आप होटल देख लीजिए, बहुत अच्छा बुकिंग चल रहा है। स्पेशली आपका लेह लद्दाख और कश्मीर, जहाँ की इन्वेंट्री जो है एकदम हो गई है। अंडमान निकोबार की भी इन्वेंट्री धीरे धीरे अगले साल तक रिजर्व हो गई है। तो आप कह सकते हैं लोग फिर से एक बार निकल पड़े हैं। और क्योंकि आउटबाउंड टूरिज्म थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस बार डोमेस्टिक टूरिज्म पर बहुत ही जोर है और प्रेशर भी है। तो क्योंकि डिलीवरी के लिए भी लोगों को उतना ही तैयार होना होगा जितना की डिमांड है, और सर्विसेज भी इतनी इंश्योर करनी पड़ेगी। ये चैलेंज अब हम लोगों के सामने है एज ए टूर ऑपरेटर। सो होप वी आर एबल टू मीट दैट। और अब बात मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों में अपनी दस्तक दे चुका है। मानसून मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पहुंच गया है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आज बिहार और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहुँच गया है। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश और तूफान आ सकता है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मायानगरी में आज सुबह से रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई और उससे सटे आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान भी जताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई और जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। टोटल लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट है, येलो प्लस ऑरेंज मिला के। इसमें विदर्भ का इंक्लूडिंग विदर्भ मैं बता रहा हूँ। अगर हमारा जो खास करके कोंकण, गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र देखा जाए तो कोंकण, गोवा में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट है। एंड जैसे मान लीजिए सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर एंड फिर इधर आपका मध्य महाराष्ट्र में पुणे भी है, थाने भी है। ये सब डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट है। ओके मतलब कोंकण के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अलर्ट है। एंड मुंबई के लिए अगर देखा जाए तो टुडे एंड टुमारो हमने ऑरेंज अलर्ट दिए है। एंड डे 3, डे 4 एंड डे 5 को हमने येलो अलर्ट में रखा है। नॉर्थ ईस्ट इन दिनों बाढ़ की भयंकर चपेट में है, लेकिन बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य असम है, जहां पर पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से अब तक असम में 71 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत ये है कि अकेले असम राज्य में 42 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 27 जिलों में करीब 5000 गांव पानी में डूबे हुए हैं। असम सरकार ने राहत और बचाव के लिए सेना और SDRF को बुलाया है। मुश्किल यहां पर यह है कि असम में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है और असम में बारपेटा सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर करीब 13 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। सेना के जवान नाव की मदद से बाढ़ में फंसे बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। इस समय सेना की 14 कंपनियों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। सेना ने अब तक 4500 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है और इतना ही नहीं, राहत केंद्रों तक खाने का सामान पहुंचाने का काम भी सेना कर रही है। असम में आजकल नदियां उफान पर हैं और इसी का नतीजा है कि हर साल की तरह इस साल भी अब तक 42 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की जान जा चुकी है और 31 जिलों के लाखों लोग राहत केंद्र में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई दिनों से असम में लगातार बारिश के वजह से असम में बाढ़ आ गया है और इसी तरह बहुत ही जगहों पे पूरा पानी जो है जम गया है। हम अभी मौजूद है रोंगिया एरिया में, जहाँ पे जो है पुथिमारी जो नदी है वो उसके उफान के वजह से पूरा एरिया में जो है पानी आ चुका है और लोग जो है घरों में निकल के लिए मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने असम में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी अगले 2 दिन असम में बाढ़ से परेशान लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। असम डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक असम में कुल 31 राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से कछार, कामरूप, बारपेटा,
करीमगंज और उदलगुड़ी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कामरूप में पिछले 4 दिनों से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर बारिश नहीं रुकी तो हालत और भी खराब हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर राहत शिविर में 2 लाख लोग रह रहे हैं। चिरांग जिले में भी हालात कुछ इसी तरह हैं। चिरांग के बोंगई गांव में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ पर 40 से अधिक गांव तो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। नदी के किनारे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे ही रहे तो कुछ दिन बाद पूरा इलाका पानी में डूब सकता है। भू कटाव जो हो रहा है ये काफी स्थित है। 100 घर इन द मीन टाइम नदी में चला गया। अभी बाकी अगर प्रोटेक्शन का वर्क नहीं किया जा सकता तो फिर गांव के गांव चला जाएगा। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र सिर्फ मैप में रहेगा, प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा। 40 से ज़्यादा गांव अभी आपका ये जो भूमि कटाव जो प्रॉब्लम है, जो इरोशन का प्रॉब्लम है, इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए हमारा असम गवर्नमेंट और भारत सरकार से गुजारिश है जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र के लिए कुछ करें। अगर भूमि कटाव ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो ये एक जो असेंबली क्षेत्र है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। असम सरकार की तरफ से बाढ़ की दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक बाढ़ से 71 लोगों की जान गई है। करीब 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 12,76,000 लोग बारपेटा में प्रभावित हुए हैं, जबकि नौगांव में 3,94,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 5,137 गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, जबकि 1.8 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। बिगड़ते हालात से निपटने के लिए असम सरकार को सेना बुलानी पड़ी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की 14 कंपनियों को तैनात किया गया है। सेना बचाव के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों तक राशन भी पहुंचा रही है। असम की तरह अगरतला के भी कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। अगरतला के पश्चिमी जिलों में हालात सबसे चिंताजनक हैं। यहाँ पर सेना और दूसरी एजेंसियां राहत और बचाव के काम में लगी हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। वहाँ पर राहत और बचाव की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को खोज रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से रेल संपर्क पहले से ही टूटा हुआ था और अब NH-37 पर पानी भर जाने से सड़क के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो गए हैं। NH-37 काजीरंगा होते हुए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, लेकिन अब ये हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और अगर इंद्रदेव का कहर इसी तरह बरसता रहा तो आने वाले दिनों में इंसान के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क के जानवरों की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में उस वक्त प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब टिम्बर ट्रेल रोपवे में केबल कार में तकनीकी खराबी की वजह से 5 लोगों के फंसने की खबर आई। हालांकि मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद केबल कार में फंसे सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें कि केबल कार में फंसे लोगों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। और चलिए आपको जाते जाते अब छोड़ जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां योग के प्रति लगातार जागरूक होती समाज की सोच के बीच मुस्लिम युवतियां और महिलाएं बुर्के में योगाभ्यास करती नजर आई। सबसे पहले पैर नीचे,